चलिए डाउट्स बताइए। तो पहले कुछ डाउट्स कर लेते हैं, फिर लास्ट में थ्योरी कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो पूछना है कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं है, थ्योरी स्टार्ट करें? है ना? तो बताओगे तभी ना। सो कहाँ गया? अच्छा डाउट, यार क्या हो रहा है? फोन उठाता हूँ, व्हाट्सएप पे इतना टेक्स्ट आ रहे हैं। ओके, सो दिमाग ना बड़ा डेविएट हो जाता है, क्या बताऊँ। हाँ, सो इतने सारे क्वेश्चन आ गए, कहाँ से स्टार्ट करें? सो ये पहले ही भेज रखा है लोगों ने। एक तो बता ही दिया अनिकेत ने। ये क्या डाउट है तुम्हारा? कि चलो देखो, जो मुस्कान ने भेजा वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है ना। सो ये क्वेश्चन ये है कि लेट एक्स आई बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा, है ना। तो एक्स आई कोई रैंडम सैंपल है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पैरामीटर थीटा है, ठीक है। तो पैरामीटर थीटा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या बोल रहा है? देन द कंसिस्ट, अरे तो पहले भी करा चुके हैं। तुम ये बताओ मुझे एक्स बार, लेकिन कोई बात नहीं है ना, हो सकता है तुम तब ना रहे हो, मतलब उस क्लास में। सो समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि इसमें क्या मीनिंग है, ठीक है ना। सो आपको वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पता है? किसका डाउट? मुस्कान का ना। आपको याद है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है? क्या होता है? अरे तो पढ़ो ना, क्यों नहीं पता है? एग्जाम आने वाला है तो वीडियोस देखो, टॉपिक्स में समझो। एटलीस्ट जो सिलेबस में टॉपिक्स है, तुम बस एक काम करो, अभी क्लास के बाद एक काम करना, सिलेबस में जो जो टॉपिक है ना उसका बस डेफिनेशन एक जगह लिख लो। तो उसमें कहीं कहीं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट डेफिनेशन तो पता हो तुम्हें। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब ऐसे तुम बोलोगे नहीं आता है, फिर तो बहुत दिक्कत है। तो आप पहले क्या करो, देखो हमें एग्जाम में अच्छा करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक, सिलेबस में जो भी वर्ड्स लिखे हैं उन सब के बारे में पता हो मुझे, ये हो गया सिलेबस कंप्लीट करना। फिर दूसरा, अब से पहले जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको ढंग से 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 100 बार, जब तक जितनी बार तुम कर सकते हो उतनी बार कर लो, ताकि धोखे से गलती ना हो। फिर कोई भी एग्जाम तुम्हारा निकल जाएगा, चाहे वो सीयूईटी हो, जैम हो, गेट हो, फ्यूचर में तुम पीएचडी, कोई भी एग्जाम, सिलेबस के एक एक पॉइंट क्लियर हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, तुम जो बोल रहे हो नहीं पता मुझे, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको सिलेबस ही क्लियर नहीं है, अब कुछ लोगों को लगता है कि
टीचर के मोटिवेशनल स्टोरी से एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई टीचर तुम्हें मोटिवेट करते तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे बिना ज्ञान के, मतलब बिना सब्जेक्ट जाने हैं? अगर तुम्हें वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर नहीं पता है, कोई तुम्हें एकदम स्टोरी बता दे मोटिवेशनल, तो एग्जाम निकल जाएगा? तो ऐसा थोड़ी होता है। पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है ना, कुछ बेसिक चीजें जो तुम्हें पता हो। मोटिवेशन बाद में काम करेगी, है ना, वो तुम्हारा सेल्फ स्टीम तब बढ़ाएगा तुम उस लायक हो, है ना। वो चीजें तुम्हें उस बनना पड़ेगा पहले। तो आपको अगर नहीं पता तो गलत बात है, आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारे वीडियोस जाके देखिए आप, वीडियोस के लिंक है ना उसमें, आप देखो जहाँ पे उसमें डिस्कस किया हमने। या कुछ समझ नहीं आ रहा, गूगल कर लो, यूट्यूब पे जस्ट वही लिख दो, 1000 वीडियोस आ जाएंगे, बस आप समझ जाओ है क्या। सो यहाँ पे किस टॉपिक में था ये, देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, ये एक्चुअली वो मतलब ये एक लाइन ना इसमें छुप गया हुआ है, शायद बीच के एक लाइन कट चुके हैं, ठीक है। तो इसी बीच में है, आई थिंक इसी, कहाँ पे है, सॉरी इधर होगा ना, इसमें है कि नहीं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, हाँ यही पे होगा ना, इसी एक आगे होगा, कहाँ पे, इसमें है कि नहीं बताओ, सीयूटी का सिलेबस में है कि नहीं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स, है ना। सो ये मतलब बीच का एक लाइन कटा हुआ, इसमें ही कुछ होगा, या एस्टिमेशन में कहीं पे है, पता दिख तो नहीं रहा, एनीवे कहीं ना कहीं तो होगा ही। सो मेरा मतलब ये सिलेबस में थोड़ा सा बीच का एक लाइन गायब है, तो पिछला बार का सिलेबस देखोगे ये एक लाइन यहाँ गायब है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, हाँ इसी में होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक उस तरीके से, जो भी एक बार देख लेना सिलेबस, या पुराने सिलेबस खोलूंगा उसमें दिख जाएगा। तो एटलीस्ट ये सिलेबस में जो वर्ड्स है ना, उसका तुम एक काम करो, सिलेबस देखो और नोटबुक लो, एक एक वर्ड के डेफिनेशन जस्ट लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने स्टार्ट मान लो शुरू से ही तुम करो, यहाँ लिखा है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो भाई खुद से पूछो ना कन्वर्जेंस क्या होता है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कन्वर्जेंस क्या होता है, तुमसे नहीं सर नहीं पता, तो गलत बात है ना। तो पता होना चाहिए, पहले सिलेबस पता होना चाहिए आपको, क्या एग्जाम आने वाला है, तो पहले सारे टॉपिक्स क्लियर हो आपको। तो वो थ्योरीज रिवाइज करने हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, तभी एग्जाम क्लियर होंगे ना। चलिए मैं बता देता हूँ। सो ठीक है ना, तो हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। कोई बताओ क्या कहता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, कोई भी ट्राई करो। यस, सो x बार कन्वर्जेस टू ex, सिंपल। ये एक्चुअली सैंपल मीन है, ये पॉपुलेशन मीन है। सो x बार कन्वर्जेस टू ex, इसका एक्सटेंशन भी है, ये फर्स्ट सैंपल मोमेंट है, ये फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट है, ठीक है। सो आपको अब देखो सिंपल, अब बताओ मुझे आपका इस क्वेश्चन में मीन क्या है। हाँ जी चलो, क्या नाम है, मुस्कान, डिसाइड करो आप कि इसमें जो एक्सपोनेंशियल दिया है विद पैरामीटर थीटा दिया है, तो आप बताओ मीन क्या लोगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। गलत कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो, गलत बोलो कोई बात नहीं है, बट ट्राई करो। सो एक्चुअली क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे पैरामीटर लिख दिया ना। सो बोल रहा है कि बताओ क्या लोगे एक्सपोनेंशियल, इसमें लिख दिया ना जस्ट कि जो आपका पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियल है, x1 x2 xn जो है ये एक्सपोनेंशियल है थीटा, ये है ना। बताओ भाई, हाँ चलो 1/θ ले लेते हैं, ठीक है। सो 1/θ, ओके। सो मतलब देखो तुम्हें कोई भी चुनते तो आंसर वैसे आ जाता, ठीक है। सो जैसे एक्सपोनेंशियल थीटा में क्या ना, वहां क्लियर होना चाहिए, तो फर्स्ट पेज पे मुझे लगता है देना चाहिए इन्फॉर्मेशन, जस्ट पैरामीटर लिख दिया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ लिखा नहीं, रेट उस तरह रहता है, तो रेट और मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उस तरह से, तो वैसा होता है। थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स, अभी कहना चाह रहे हो? चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो उसने भी यही कहा है, ओके। तो उसका भी मतलब यही है कि अगर ये पीडीएफ होगा तो इसका मीन 1/θ होगा, फाइन ठीक है। तो मीन 1/θ हो गया। अब देखिए, सो यहां से अब ये x बार कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी टू 1/θ। देखो ये है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट कि
कि x बार जो है कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 1/θ। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन जो था, पहला क्वेश्चन था सो e की पावर क्या है यहाँ पे, e की पावर माइनस है ना, तो बताओ खुद ही आप लोग कि e की पावर माइनस मतलब यहां से क्या हो जाएगा 1/x बार कन्वर्जेस टू व्हाट, बोलो थीटा। सो e की पावर माइनस 1/x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, बताओ जी मुस्कान, आपको समझ आ रहा है, देखिए है ना, ठीक है ना। हाँ, हमने दोनों तरफ e की पावर माइनस है, ये क्वांटिटी कन्वर्ज कर रही है थीटा पे, तो बाकी चीजें कॉमन है। ये एक्चुअली कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सो ये है, ओके। सो आंसर है ना, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता दिया ना इसने, तुम्हें समझ आया, निकेत ने बोल दिया थर्ड ऑप्शन सॉल्यूशन। अच्छा, अब सॉल्यूशन भी चाहिए, क्या बोल रहा है ये 10th क्वेश्चन जो है आपका, ये कह रहा है कि x1 x2, देखो कोई थ्योरी में भी डाउट है तो वही पूछ सकते हो, ताकि वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो x1 x2 xn जो आपका है यूनिफॉर्म माइनस थीटा टू थीटा है, ठीक है। सो IID, सो क्या होगा, द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज, तो इसमें क्या डाउट है, एमएलई फाइंड किया आप लोगों ने। सो फिर से देखना आप, सर मैंने इस पे एमएलई फाइंड किया, मेरा आंसर 4 आ रहा है, मतलब मुझे लगता है। चलिए पीडीएफ बताइए इसमें क्या आएगा, यूनिफॉर्म माइनस z0 का 1/2 थीटा, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगी 1/2 कब, जब xi की वैल्यू माइनस थीटा से प्लस थीटा फॉर ऑल i फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, यही ना। सो या अभी i नहीं, सिर्फ x लिखो, नॉट fxi, जस्ट x, यहाँ तो अभी सिंगल रैंडम वेरिएबल के ना, जब वो लिखेंगे। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, बताओ लाइक्लीहुड फंक्शन क्या लिखूं, यस, सो 1/2 थीटा की पावर n इनटू आगे क्या, आगे आपको ध्यान ये रखना है, हाँ देखो यहाँ क्या ध्यान रखना है एक्चुअली, कि ये लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/2 थीटा की पावर n और 1/2 थीटा की पावर n है, और यहाँ पे जो ईच एक्स आई, देखो यहाँ पे एक्चुअली लाइक्लीहुड फंक्शन इज जस्ट जॉइंट प्रोबेबिलिटी है ना, जॉइंट पीडीएफ ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस, और आईआईडीज है तो प्रोडक्ट हो जाते हैं। सो ये क्या होता है जस्ट कि यहाँ पे लेकिन यहाँ पे समेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है ना, पावर में थोड़ी है। सो एक मिनट, ये इसका मतलब होता है f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 f ऑफ xn, हाँ आप जो कह, ओके। सो इस तरह से है प्रोडक्ट ऑफ ऑल fxi's, और सबकी वैल्यू तो 1/2 थीटा ही है ना, x पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना, सो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये आपका 1/2 थीटा इसकी पावर n हो जाएगी, और xi की वैल्यू माइनस थीटा टू प्लस थीटा है ना। सो क्या होगा, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 2 अप टू n, यही है, है ना। yes, अच्छा अब बताओ, तो यहां पे क्या कर दो,
क्वेश्चन क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा इंपोर्टेंट है, यू कैन नॉट इग्नोर दिस कंडीशन। इस कंडीशन में तब इग्नोर कर सकता था सपोर्ट को जब सपोर्ट में पैरामीटर ना हो, तो हम लाइक्लीहुड फंक्शन में वी कैन इग्नोर इट, बट यहाँ यू कैन नॉट इग्नोर दिस क्वांटिटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स थीटा। तो आपको थीटा कंसीडर करना था, आपको यहाँ ध्यान के रखना पड़ेगा कि आपके पास लाइक्लीहुड सिर्फ इतना नहीं है, 1/2 3 पावर n ही नहीं है, उधर भी थीटा है क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, सो थीटा उधर भी है। तो आपको देखना है कि थीटा का रेंज कहां से कहां तक होगा, है ना। सो यहां से क्या आएगा, सो आपके पास आया थीटा मोर देन xi एंड माइनस थीटा लेस देन xi, ठीक है। सो अब देखो थीटा अगर मोर देन ईच xi, मतलब ये होता है कि थीटा x1 से भी ज्यादा है, x2 से भी ज्यादा है, x3 से भी ज्यादा है, हर xi से ज्यादा है, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? Theta is more than maximum of all the x's. It's maximum function of x1, x2, x3. Maximum होगा। कितना आएगा? सो यहां से थीटा मोर देन एक्स है, सो थीटा इज मोर, मतलब इक्वल टू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां भी चाहो तुम, क्योंकि यू कैन टेक इक्वलिटी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है ना, एंड पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां पे आ गया थीटा इज मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल ना, क्योंकि सबसे ज्यादा है x1 से भी, x2 से भी, x3 से भी, xn से भी, तो वो मैक्सिमम जो है उससे भी ज्यादा ही होगा, मतलब ये कॉमन सॉल्यूशन आएगा। सिमिलरली यहां माइनस थीटा लेस देन xi है, तो इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा कि माइनस थीटा x1 से भी कम है, x2 से भी कम है, x3 से भी कम है, हाँ, तो मिनिमम ऑफ ऑल, तो मिनिमम ऑफ ऑल को आप लोग क्या बोलते हो? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज लेस देन द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से भी छोटा है। अब आपको थीटा डिसाइड करना है एक्चुअली, तो यहां से क्या आ जाता, सो ये माइनस थीटा लेस देन x1 है ना, सो थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस x1 होगा, है ना। सो बोलो, तो भी बाहर में जाके ऐसे ही बनेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर तुम्हें पता है मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस ऑफ मिनिमम ऐसा होता है, उस तरह से होगा। सो वहां मैक्सिमम की फिर फंक्शन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तब भी वही आएगा, एंड में यही आएगा। अगर आप पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता कि थीटा मोर देन, अगर मैं इक्वलिटी लगा देता हूँ यहाँ पे, थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस xi, तो क्या आता थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल माइनस xi। अब उस माइनस को बाहर निकालोगे तो यही बन जाएगा माइनस ऑफ मिनिमम xi, ये है, मतलब मैक्सिमम ऑफ माइनस xi बराबर माइनस ऑफ मिनिमम xi, वही आ जाएगा। तो एट द एंड कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज थीटा योर नाउ। सो एक तो आया थीटा मोर देन इक्वल टू xn और एक आया दिस, है ना। अब थीटा इन दोनों के मैक्सिमम से ज्यादा होगा ना, क्योंकि थीटा इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। तुम्हें क्या पता वैल्यू क्या है किसकी, यहाँ तो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है एक्साइज की। सो हाउ विल यू डिसाइड व्हिच वन इज लार्जर? थीटा इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा, दोनों से ज्यादा है, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? So you get maximum of both ना, maximum of nth order statistics and minus x1, यही ना, ये हो गया। तो अब क्वेश्चन है एमएलई क्या है, व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा। एमएलई कैसे डिसाइड करते हो? अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि ये जो फंक्शन है ये थीटा के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है,
कैसे डिसाइड किए? जब थीटा बढ़ेगी तो वैल्यू क्या होगी? घटेगी ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। या डेरिवेटिव करके देख लो, 1/θ का डेरिवेटिव -1/θ² आ जाएगा। सो ये L डैश थीटा जो है लेस देन 0 है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। कब? जब थीटा बिलोंग कर रही है किस इंटरवल पे? थीटा बिलोंग कर रही है इस इंटरवल पे, मोर देन इक्वल टू है ना। सो मैक्सिमम ऑफ एक्स एन, देखो यहाँ पूरा मैथ्स ही चल रहा है, हालांकि दिस 2 + इन्फिनिटी ऐसा ले लो, थीटा यहां से यहां तक। अब कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है सो किसी इंटरवल पे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? तुम समझो, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल पे, मान लो यही नंबर है यहां से इन्फिनिटी तक, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? ए पे, करेक्ट। सो सिंपली आप यही यहां पे लगा लो। तो व्हाट इज MLE हियर? यस, तो ये आंसर हो गया। अब बताओ बाकी, तुम्हें समझ आया मुस्कान? तुम्हारा डाउट था ना? देखो सिंपल क्या लॉजिक था, पहले फंक्शन निकाले, पहले लाइक्लीहुड निकाले, फिर हम यहाँ पे थीटा को इग्नोर नहीं कर सकते। थीटा को भी इग्नोर कर सकते थे हम, मतलब इस सपोर्ट को इग्नोर तब करेंगे जब यहाँ थीटा नहीं होगा। थीटा है तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। सो है ना, इसलिए MLE में दो तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जहाँ सपोर्ट में थीटा नहीं है, एक में जहाँ सपोर्ट में थीटा है। थीटा है तो इस मेथड से आपको चेक करना पड़ेगा कि इंटरवल क्या आ रहा है थीटा का, उस इंटरवल पे ही तुम्हें मैक्सिमम ढूंढना है। MLE होता क्या है? MLE थीटा की वो वैल्यू है जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, तो मुझे मैक्सिमाइज करना था इसको। तो पहले मैंने लाइक्लीहुड फंक्शन डिसाइड किया, फिर उस थीटा का इंटरवल डिसाइड किया। इस इंटरवल में मुझे मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, सो तो कहने का मतलब ये आपका MLE। इस आंसर में है कुछ ऐसा? देखो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? यस और नो चेक करो, है तो 3 है ना? यस, तो 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो MLE है वो आया। इसका मतलब ये है कि MLE ऑफ थीटा जो है वो ये जो लोएस्ट एंड, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो जहां से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है पहला पॉइंट ही ऐसा है जिसमें फंक्शन मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फंक्शन वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो मुझे फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट मेरा MLE है। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। कैसे पता डिक्रीजिंग है? डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा -x1। ओके, तो ये आपका MLE आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सरोज, चलो। अच्छा सर, अगर इस क्वेश्चन में हम इसको ऐसे सोचें, जैसे जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया L = 1/2 थीटा होल है। यस। अब MLE होने के लिए इस पूरे टर्म की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। यस। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए 1/2 थीटा होना चाहिए मैक्सिमम, बट मतलब अगर उसको हम बोले कि डिक्रीजिंग, तो 2 थीटा मिनिमम होना चाहिए। 2 थीटा मिनिमम, यस यस करेक्ट। हाँ ठीक है, 2 थीटा, यस मतलब थीटा भी मिनिमम होना चाहिए हमारे पास। यस, तो थीटा मिनिमम नहीं हाँ, मतलब फंक्शन मैक्सिमम, यस हाँ। तो मैंने सर इस अप्रोच से निकाला था, मेरी रेंज तो यही आ रही थी x की, x1 xn, पर मुझे लगा कि मिनिमम वैल्यू लेनी चाहिए इसमें। नहीं, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आप आंसर यहाँ से भी बता सकते हो, जैसे आप कह रहे हो, यू आर थिंकिंग राइट, कि ये फंक्शन मैक्सिमम तब होगा जब थीटा मिनिमम होगी। अब थीटा की इंटरवल क्या है? थीटा यहां से स्टार्ट हो रही है। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा? दिस क्वांटिटी थीटा सर यहीं से स्टार्ट हो रही ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है थीटा मोर देन इक्वल टू 1, सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा? -1। अरे थीटा अगर मोर देन इक्वल टू 1 मैंने बता दिया आपको है, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा? दैट इज 1 ओनली। सेम यहां है, 1 की जगह ये क्वांटिटी है, ये तो थीटा मोर देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी, एंड इस क्वांटिटी ये थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी इस इंटरवल के, इस फंक्शन के लिए। तो ये इंटरवल आपको दे रखा है थीटा का। सो 1 इज द मिनिमम वैल्यू। सो आप कह रहे हो ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा डिनोमिनेटर में, तो थीटा मिनिमम होना चाहिए। थीटा मिनिमम ये हो सकता है क्योंकि इससे ज्यादा ही कह रहा होगा, थीटा कह रहा है इससे ज्यादा होगा, लेकिन मुझे वो थीटा ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम हो जाए। तो थीटा वो ढूंढना है जो फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है। थीटा मिनिमम रखेंगे तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज दिस। तो आपका आंसर पहले आपने कुछ और बताए थे ना? हां, मुझे 4 लग रहा था क्योंकि मैंने उसमें थीटा मिनिमम वाला
और आपको ध्यान रखना ये वैल्यू में से मिनिमम जो पॉइंट होगा, हाँ ये मैथ्स में एक थ्योरम होता है और ये बहुत लॉजिक सिंपल है, x मोर देन इक्वल टू a एंड x मोर देन इक्वल टू b। तो आप देखेंगे a b दो नंबर है, सो दोनों से ज्यादा है x, तो किससे ज्यादा लगेगा? कॉमन सॉल्यूशन जो आता है यस मैक्सिमम ऑफ, हाँ यहाँ अगर मैं सिचुएशन दे दिया कुछ भी हो सकता था, तो आपने सही बताया b यहाँ पे है, लेकिन अगर a कभी ज्यादा होगा कभी b ज्यादा, ऐसे भी हो सकता है, नंबर है। तो इस केस में जो भी मैक्सिमम ऐसा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कहीं ऐसा हो कि x लेस देन इक्वल टू a एंड x लेस देन इक्वल टू b, तो इसका जो इफ एंड ओनली इफ होता है, ये इफ एंड ओनली इफ x लेस देन, अब दोनों से छोटा है तो किससे छोटा लोगे? जो दोनों में छोटा होगा उसको, हाँ। सो व्हाटएवर स्मॉलर इज यू चूज दैट, ये रिजल्ट है, ठीक है, ऐसा है, यस। सो इस तरीके से, ओके, तो ये आएगा, ओके। सो अब डाउट में पूछ रहा, नेक्स्ट पूछ रहा था, हाँ। सो नेक्स्ट सरोज ने पूछा था ना ये, सो ये अच्छा है, आप साहू वाली बुक सॉल्व कर रहे हो ना, साहू वाली बुक का क्वेश्चन है ना ये, हाँ। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मैं बोल रहा हूँ लोग पूरा कोर्स रिवाइज करना है, सिलेबस देखो, साहू वाले बुक के एग्जांपल पूरे एक्सरसाइज कर जाओ, तो एक बार तुम्हारा खुद ही रिवीजन हो जाएगा। हर चैप्टर को एक असाइनमेंट मान के चलो, हर चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसको एक असाइनमेंट मान के चलो, तुम अगर सॉल्व कर लोगे पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा आपका। इसमें मतलब आपको खुद अप्रोच लगाना है कि आपको कैसे ज्यादा प्रॉब्लम मिलेंगे। तो बुक उसको साहू वाले बुक में क्या, हर चैप्टर के एंड में 10-10, 20-20 क्वेश्चन है, जैसे 20वां क्वेश्चन है, देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है 20वां, इन्होंने पूछा है कि the joint density of the function x y b, so आपके पास है e की पावर मिनिमम ऑफ x कॉमा y -1, ठीक है, और e की पावर माइनस x प्लस y, ठीक है। सो e की पावर मिनिमम x कॉमा y -1, e की पावर माइनस x प्लस y, एंड इफ 0 लेस देन x कॉमा y लेस देन प्लस इंफिनिटी, ठीक है। सो 0 अदरवाइज, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 1। तो पहले तो मुझे कोई इसका डेफिनेशन समझाओ, मतलब तुम लोग पता होगा ना ये वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब इसको कैसे लिखूं, फॉर्मूला क्या है इसका? यस यस, हाँ मतलब जो चलिए, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, एफ ले लेते हैं, यस करेक्ट बोल रहे हैं आप, हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब मुझे ये डिसाइड करना है, सो अगेन मिनिमम पावर में है ना, हाँ तो इसको खोल दे दो पार्ट में, बोलो क्या दिक्कत है? हाँ मिनिमम है, यस यस, इट इज मिनिमम ऑफ एक्स वाई माइनस 1। पावर में सिर्फ मिनिमम है, -1 अलग है। अच्छा एक मिनट, अच्छा तुम जो कह रहे हो, ओके ओके, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि पावर, ओ अच्छा यू आर सेइंग मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, सो आई थिंक इसका ब्रैकेट कुछ ऐसा है, एक बार देख लेना सही से, वो शायद वो मैंने लिखने में गलती कर दी है, ये पावर सिर्फ है -1 बाहर है, मतलब ये कहना चाह रहा ना, ठीक है, हाँ वो मैंने -1 पावर में ले लिया था, वो सही है, ठीक है। सो ऐसा एक बार मैच कर लो, ये है ना, और e की पावर -x प्लस y, ओके है। देखो अब आप क्या करो कि ओपन कर लो इसको, सो दो पार्ट में ब्रेक कर दें, कैसे करना चाहोगे? सो e ऑफ y गिवन x है, x आपको गिवन है, सर नहीं मुझे लगता है अभी आपने अलग लिखा है क्वेश्चन, चेक कर लो वहां क्या दिख रहा है, वो e जो है वो एक्सपोनेंशियल पावर में नहीं है उसके ब्रैकेट, हमारे e पावर -x प्लस और मल्टीप्लाई है, हां जैसे e मिनिमम ऑफ x एंड y -1, ये पूरा एक ब्रैकेट है, उसके बाद बाहर एक अलग टर्म है, वो है e रेज़ टू पावर माइनस ब्रैकेट में x प्लस, ये सेकंड टर्म लिखी है हमने, सेकंड वाली, हां ये एक्सपोनेंशियल, अच्छा
एक, अरे वो तो मैं वही समझ रहा हूँ मैं भी, अच्छा मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है वो तो मैं यही समझ रहा हूँ, ये है ना, हाँ ठीक है, ओके ओके, मतलब ये प्रोडक्ट में ये कहना चाह रहा हूँ आप लोग, ठीक है, अब सही है ना, हाँ ओके। सो अब इसको ओपन करो तो क्या दिक्कत है, इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो मिनिमम ऑफ एक्स वाई है ना, दो कंडीशन, तुम दो केस ले सकते हो। अगर मैं इसको नीचे बुला लूं सो इसको क्या लिख सकते हो, अगर मैं दो केस ले लूं, लेट से एक केस है जहां x लेस देन y है, मोर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, और दूसरा केस है x मोर देन y मोर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, है ना। तो इस केस में हो जाएगा जब आप यहाँ y को ज्यादा x को छोटा ले रहे हो ना, so you are considering x less than y, तो जब x less than y है तो e की पावर x हो जाएगी मिनिमम -1 e की पावर -x प्लस y, यही है ना। सो इस तरीके से, एंड y लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, सो क्या होगा, है ना, तो e की पावर आ जाएगी। अब मिनिमम हमने यहाँ क्या y छोटा लिया ना, मिनिमम समझ आता है ना आप लोगों को, जो भी छोटा है उनमें से, तो e की पावर y -1 e की पावर -x प्लस y, ये हो गया आपके पास इनटू में, है ना। तो इस तरह से है। अब इसको क्या ब्रेक नहीं कर देंगे, उस इंटरवल ब्रेक कर लें। अब x गिवन अगर होता कुछ, मान लो मुझे पता हो कि जो गिवन x किस सिचुएशन में है, अब ये भी तो पता हो ना, इसने ऐसा कुछ लिखा है, एक्स वाई में रिलेशन तो दिया ही नहीं। अब दो केस होगा इसमें कि अगर मान लो x लेस देन y है, क्योंकि x तो गिवन नंबर होगा कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ x कुछ गिवन है ना, सो इट मे बी मोर देन x और लेस देन x, इस तरीके से। सो इंटीग्रेशन किस इंटरवल पे करोगे, x का इंटरवल क्या है, दो केस में कर लो। मैं ये बोल रहा हूं, मान लो अगर ऐसा है कि सपोज x इज लेस देन y, मतलब y तुम्हारा मान लो इसमें पहला केस क्या था, y मोर देन x है, सो y मोर देन x है, तो क्या होगा इसका लिमिट, ये बताओ। सो आपको किसकी लिमिट लिखनी है, x की लिमिट लिखनी है ना, ओ सॉरी मैंने ये यहाँ गलत लिखा है, किसकी लिमिट लिखनी है। अब एक मैच कर लो, डेफिनेशन मैच कर लो, डेफिनेशन मैंने गलत लिख दिया था। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन y गिवन x, ठीक है ना, dy है, ओके ना। अब y की लिमिट यहाँ क्या लोगे, मैं पहला केस जो y मोर देन x है, तब क्या होगा, सो इस तरह से। सो इस केस में क्या हो जाएगा इंटरवल इसका, देख तो रहे तुम लोग, यहाँ से y की लिमिट पूछ रहा हूं मैं, बताया था ना उसने, x से इंफिनिटी, हाँ। और दूसरा केस क्या है, दूसरा निकाल लो तो क्या आंसर ऐसे ही आ जाएगा दो केस में, और एक आ जाएगा y टाइम, क्योंकि इसकी अब x कुछ गिवन होगा ना, अच्छा तो यहाँ x तो कुछ गिवन होना चाहिए तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे, तो x क्या गिवन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। अगर x जो गिवन है, अगर वो y उस x से ज्यादा है तो ये आंसर आएगा, क्योंकि x यहाँ गिवन, ये गिवन x का मतलब है x कोई फिक्स नंबर है, वो हो सकता है 2 हो 3 हो 5 हो, उस तरीके से मुझे दिया होता तो उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। सो f ऑफ y गिवन x dy, अब इसके से मान रहा हूं कि जो y तुम्हारा है वो लेस देन x है, ठीक है, इस तरीके से, और 0 से ज्यादा तो होगा ही। अब लिमिट क्या लोगे y की, 0 to x, तो क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं, अब सॉल्व कर पाओगे, हाँ जी सरोज। अब क्या है, अब ये ज्वाइंट आपको पता ही है, कंडीशनल पीडीएफ क्या होता है, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, मार्जिनल यहां से निकल ही जाएगा। अब तो ट्राई करके देखना इसको, ये आपके पास ज्वाइंट आ चुका है तो आप मार्जिनल भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इसको तुम इंटीग्रेट कर लेना, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल, मार्जिनल किसी x की चाहिए, x की मार्जिनल कैसे आएगी, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट करना y के रेस्पेक्ट में x टू इंफिनिटी, और इस पे नहीं, जैसे मान लो अब मुझे क्या जरूरत है, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करूं तो मुझे क्या चाहिए,
हाँ तो यहाँ से क्या होगा, हाँ मुझे इसको मैं एक्सटेंड करता, आपको पता ही है डेफिनेशन कि ये जो हमें बस ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट में मार्जिनल चाहिए मुझे, तो मार्जिनल चाहिए किसका, x का, तो मार्जिनल ऑफ x क्या होगा, व्हाट इज मार्जिनल ऑफ x, तो यहाँ से इंटीग्रेट, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट कर, तुम्हें क्या करना है, ज्वाइंट जो होता है fxy को इंटीग्रेट करना y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में मतलब ये है कि जब ज्वाइंट ये वाला यूज करोगे तुम, जब तुम यूज करोगे e की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस, इसको अलग अलग कर देता हूँ, माइनस x इंटू ई की पावर माइनस y dy, तो जब ये वाला पीडीएफ यूज कर रहे हो, पहला वाला यूज कर रहे हो, तो आप y की लिमिट क्या लोगे, x टू इंफिनिटी, और देखो यहाँ दोनों कंसीडर करना आपको ना, ऐसा नहीं दो पार्ट, यहाँ दो पार्ट में क्योंकि x गिवन है, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस सेम चीज, अब प्लस करोगे तो यहाँ प्लस लिख देता हूँ, प्लस अब ये होगा e की पावर y माइनस 1 ई की पावर माइनस x इंटू ई की पावर माइनस y dx, है ना। सो क्या होगा x की लिमिट अब यहाँ पे, y टू इंफिनिटी, ओ फिर से dy होगा ना, एक मिनट फिर से देख लो, मैं गलत लिख दिया, हमें सेम ही लिखना है, dy ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो dy ही लिखना है हमेशा, मतलब मैं इसी चीज को तो लिख रहा हूँ, बस दो कंडीशन है ना, सो आइदर दिस विल, है ना, तो जब आपका पहला केस था कि y की लिमिट लिखनी है x टू इंफिनिटी, और इसमें y की लिमिट क्या है 0 टू नॉट dx है, dy, एक बार देख लो फिर से, कहीं डाउट हो तो बताओ, तो मैं लिखते हुए बहुत सिली मिस्टेक करता हूँ। सो इज इट क्लियर नाउ, सो मैं बोल रहा हूँ dy हो गया हमारे पास, ठीक है ना, सो x टू इंफिनिटी जब ये लिया और प्लस दिस, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो आपके पास आ गया, ज्वाइंट ऑलरेडी है आपके पास, तो ये भी है ना, पहले वाले केस में ये ज्वाइंट यूज करना, और दूसरे वाले केस में वो ज्वाइंट, मार्जिनल कॉमन रहेगा, तो ये इंटीग्रेट करो क्या आएगा, ओके जी। सरोज बताओ, आपका डाउट था, हो जाएगा ये, चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है आपके पास, ये किसने भेजा हुआ है, ये मान्य, हाँ 69, अच्छा 69 में क्या होगा, है ना, तो जो 69 आपने पूछा है देखिए, सो 69th जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि f1 f2 be two distribution function, then which of the following is a distribution function, आपको 4 है, f1x upon f2x, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा क्या, f1 f2 ऑलरेडी पता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, सो आप पहले ये बताओ पहला ऑप्शन चेक करके ये सीडीएफ होगा कि नहीं होगा, सो व्हाट इफ आई पुट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, क्योंकि आपको याद होगा सीडीएफ होने के लिए 4 कंडीशन होते हैं ना, अगर कोई फंक्शन सीडीएफ है, मान लो चलो इसको मैं f नाम दे देता हूं, सो f ऑफ x बोल दिया, सो f1 f2 सीडीएफ है मुझे पता है, तो f को सीडीएफ होने के लिए क्या होना चाहिए, चलो तो यही चेक कर लो, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, यस और नो, चेक करो, यस और नो, ये वाली, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगी ना, सो 0/0 इंडिटरमिनेट हो जाएगी, तो फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, सो डिपेंड करता है फंक्शन क्या है, दिस इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, कोई जरूरी नहीं 0 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है, 0/0 है ना, सो इट मे लीड टू सम अदर नंबर, सो ओके ये जरूरी नहीं है। दूसरा देखो, सो अगर सीडीएफ है हमारे पास, इसको ओपन करके लिखता हूं, 2/3 f1x प्लस 1/3 f2x, ये है ना,
सो 2/3 f1x प्लस 1/3 f2x। अब आप बताओ क्या ये सीरीएफ होगा? तो चार कंडीशन जो आप लोग बता रहे थे, सही बता रहे थे सब लोग, है ना। ये 1 होना चाहिए, f इज नॉन डिक्रीजिंग, f इज राइट कॉन्टिन्यूअस, ये है ना। तो इस तरीके से ठीक है। सो सेटिस्फाई करेगी नहीं? ये करेगी मुझे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। हालांकि इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कब होता है? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। सो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 CDF विल बी अ CDF। आप चेक कर सकते हो, ये CDF रहेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जस्ट आप ये जो है ना, आपने सुना होगा लीनियर कॉम्बिनेशन, एक वर्ड सुना होगा आपने कि लाइक ax प्लस by, ये जो है af1 प्लस bf2। तो ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ab कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में ये होता है कि ab की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, दोनों का सम 1 होगा, ये है। इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, तो ये आंसर करेक्ट है। बाकी भी चेक कर सकते हो। जैसे तीसरा है f1x प्लस f2x। सो इसमें x को अगर आप पुट कर दो प्लस इंफिनिटी, तो क्या आंसर आएगा? 2 ना? क्या ये करेक्ट है? क्या कैसे आया? 2 कैसे आया? तुम पुट करो प्लस इंफिनिटी। f1 प्लस इंफिनिटी क्या है? ये कितना है इसकी वैल्यू? f1 CDF है, मुझे पता है f1 CDF है, क्वेश्चन में गिवन है। f2 CDF है, क्वेश्चन में गिवन है। तो f1 प्लस इंफिनिटी कितनी होगी? 1। ओके सर। ठीक है ना। तो ये सीरीएफ होगा क्या? क्वेश्चन ये है। फोर्थ बताओ। ठीक है ना। तो आगे हाँ जी मान्य, आपका डाउट है, समझ आया? फोर्थ अगर आप चलो एक बार इतना किए तो कर ही लेते हैं। 2 टाइम f1x इंटू f2x है ना। सो सेम लॉजिक, आप ये चार कंडीशन ट्रू होने चाहिए। आप ये चेक करके देखो, तो अगेन आप प्लस इंफिनिटी रखोगे, है ना। मुझे f को चेक करना है, f जो लिख रहा हूं f1 f2 है, ऑलरेडी सीरीएफ बता रखा है। जब आप पुट करोगे प्लस इंफिनिटी ना, तो यहां भी आपका 2 आ जाएगा, लेकिन सीरीएफ होने के लिए 1 आना चाहिए, है ना। प्लस इंफिनिटी 1 आना चाहिए, माइनस इंफिनिटी 0 आना चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिक्रीजिंग। ये चार कंडीशन है जो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसका तो हो गया, अब क्या रह गया? अनिकेत का डाउट। ठीक है, सो अनिकेत का डाउट क्या है? A data set gave a 95% confidence interval। अच्छा, so ये कह रहा है कि आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है 2.5 एंड 3.6। ठीक है, डाटा है गिव 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 2.5 एंड 3.6 फॉर द मीन म्यू
ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ नोन वेरिएंस। अच्छा वेरिएंस नोन है, ठीक है। सो अगर म्यू नॉट लेस देन 2.5 एक फिक्स नंबर है और इफ वी यूज द सेम डाटा टू टेस्ट एच नॉट, म्यू बराबर, अच्छा म्यू नॉट लेस देन 2.5 है, ओके। एंड दिस, तो तुमसे पूछ रहा है कि एच नॉट वुड बी नेसेसरीली रिजेक्टेड व्हेन अल्फा इज दिस, एच नॉट वुड बी नेसेसरीली रिजेक्टेड अल्फा इज दिस, फॉर अल्फा दिस द इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ टू ड्रॉ कंक्लूजन, फॉर अल्फा दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ टू ड्रॉ कंक्लूजन, ओके। सो मुझे ये समझाओ कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल चलो अभी मैं ऐसे बना देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, सो ये 2.5 है, मतलब थोड़ी नॉर्मल जैसा ही होगा, मैं जब समझाने के लिए ग्राफ बना दिया, और ये 3.6 है, इस बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अरे क्वेश्चन में लिखा है भाई 95%, ठीक है ना। तो बाहर कितना होगा, दोनों साइड कितना है? सो इधर 2.5%, 2.5%, फाइन। सो मीन की वैल्यू इस बीच में होगी, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ओके। अब आपके पास जो टेस्ट है एच नॉट, उसमें बोल रहा है कि म्यू बराबर म्यू नॉट है, और ये म्यू नॉट जो है 2.5 से कम है, ये गिवन है आपको। H1 में म्यू जो है इक्वल नहीं है म्यू नॉट से, ठीक है। तो म्यू नॉट कोई फिक्स नंबर है, 2.5 से कम है, ये है ना, जो म्यू नॉट है वो 2.5 से कम है, मुझे पता है। सो चलो अभी उसके लिए थोड़ा गलती ना हो, उसके लिए मान लेते हैं 2, चलो समझो। सो 2 है, इस तरह से अभी हमने अज्यूम कर लिया। अरे यार क्या है, कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं, उससे भी लिख जाता है। हाँ, सो म्यू इज 2 एंड म्यू इज नॉट 2। अब आपको टेस्ट करना है इसको, मतलब मैंने अपनी मर्जी से म्यू नॉट को 2 मान लिया, उसने कहा ना कुछ भी ले लो 2 से कम, मैंने 2 मान लिया, चलो। अब क्या कह रहा है कि अब आप टेस्ट करो, है ना। सो बताओ इसका क्या है, ये किसके इक्वल होगा? 0.025 और 0.025 ना, 2.5%, और ये है 0.95, क्योंकि किसी भी पीडीएफ के अंडर का एरिया 1 होता है, आप जानते हो, है ना। तो 0.95, 0.025 दिस। अब आपको पूछ रहा है कि एच नॉट वुड बी नेसेसरी रिजेक्टेड, तो सोचो म्यू की वैल्यू 2 है, तो किधर होगी 2? तुम्हें क्या लगता है? ये हाँ, कहेंगे 2 तो इधर ही होगा ना म्यू। सो बताओ रिजेक्शन रीजन क्या होगा, बताओ तुम। अब तुम्हें कुछ आइडिया मिल रहा है? तुम लोग आइडिया तो मिल गया होगा से। 2 एक्चुअली यहाँ पे है, म्यू नॉट एक्चुअली में यहाँ पे, ये म्यू नॉट है, 2 मैंने म्यू नॉट को माना है, उसने कहा कुछ भी ले लो 2.5 से, तो मैंने 2 मान लिया। सो ये तुम्हारा म्यू नॉट है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे है। सो क्या होगा, रिजेक्ट कब करते हैं हम लोग? देखो म्यू को 2.5 से कम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो रहा भाई 0.25। हाँ, 2.5%, 0.025। अब ये क्या बोल रहे हैं, एच नॉट वुड बी रिजेक्टेड। एच नॉट क्या है कि म्यू 2 होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी किस लेवल पे? 0.1, इस पे तो नहीं होगी, क्योंकि अल्फा 0.1 है, तो 1 माइनस अल्फा कितनी हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा 99% ना, क्योंकि ये 10 है ना, 0.10 है, सो अल्फा 10% है। सो 99% का इंटरवल तो और ज्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है उसमें आ जाए 2, तो पहला तो गलत हो जाएगा ना। सो यू मे नॉट रिजेक्ट ना, कि हो सकता है उस इंटरवल में आ जाए। सो मतलब अगर 0.1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लोगे तो सो मेरे हिसाब से ठीक है ना। अगर तुम 0.25 ले रहे हो, सो वुड बी नेसेसरली रिजेक्टेड। हाँ यस, तो मुझे कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर नहीं है। X is greater than अगर अल्फा तुम 0.0 अल्फा ले रहे हो 0.025, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं ना। अच्छा तुम कैसे डिफाइन करते हो अल्फा को? सो प्रोबेबिलिटी ये है कि म्यू की वैल्यू इस इंटरवल में होगी 2.5 और 3.6 के बीच, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% है, आप जानते हो। प्रोबेबिलिटी म्यू की वैल्यू 2.5 से कम होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.025, मतलब 2.5%। बताओ जी अनिकेत, कुछ आइडिया मिल रहा है तुम्हें? तुम्हारा डाउट है ना? आर यू गेटिंग सम आइडिया? क्लास में बस ऐसे डाउट पूछ रहा है, देखो कि नहीं? हाँ बताओ, कुछ आइडिया मिल रहा है कि नहीं? यहाँ से क्या समझ आ रहा है?
इंटरव्यू को मतलब 2.5% वोट से, हाँ मतलब इससे कम होने की प्रोबेबिलिटी है ना। हाँ बोलो। से जैसा आप टेबल बनाया है ना, ग्राफ बनाया है ना सर, हाँ बड़े फिल्टर वाला, तो ऐसा किए तो दोनों ऑप्शन ऊपर का सही लग रहा था मुझे, इसीलिए आपसे। नहीं तो अब कैसे सही होगा? अब तो तुम देखो ना, ये तुम्हारा कितना है, अगर तुम ये 95% इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, लेकिन पहले में अल्फा 0.1 है, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 99%। तो ये तो 95% का इंटरवल है। अगर तुम 99% का इंटरवल बनाओगे तो क्या होगा? ये इंटरवल तो तुम्हारा 95% का है, तो हो सकता है 2 उसके अंदर आ जाए, तो ये तो इस रीजन में नहीं आएगा ना। मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन ही होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लॉजिकली सोच रहा, अगर हम थ्योरेटिकली सोचे वो लगा के, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्शन रीजन में क्या लेंगे यहाँ पे? अगर तुम यहाँ फाइंड करो रिजेक्शन रीजन तो क्या होगा? हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन? नॉर्मल पॉपुलेशन है ना ये। हाँ इसमें तो मॉड लेकर ग्रेटर देन टाउ अल्फा बाय 2। इसका क्या आता है आपका? इसका ये आता है, यस, इसका आएगा x बार मोर देन सम कांस्टेंट k, ऐसा आएगा ना, ये ऐसा आएगा। अगर तुम और सिंप्लीफाई करो तो x बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट n, ये जो मॉड है दिस इज मोर देन k, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा वो सिंप्लीफाई होगा, मतलब k1 यहाँ k2 ले, तो इसको ये हो जाता है z अल्फा बाई 2 एक्चुअली, z अल्फा बाई 2 इस तरीके से ना, ये क्रिटिकल रीजन आएगा एक्चुअली। तो यहाँ एक्चुअली क्रिटिकल रीजन क्या है? यहाँ क्रिटिकल रीजन है कि व्हेन योर म्यू x बार इज लेस देन 2.5 और x बार इज मोर देन 3.6 यू विल रिजेक्ट h0, ठीक है। तो तुम्हारा जो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 2 है, सो इससे कम है ना, सो व्हाट विल यू डू? यू विल रिजेक्ट और नॉट? सो यस, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर की है कि नहीं? आंसर की है इसका? हाँ बी सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 2.5% की प्रोबेबिलिटी है। अगर तुम जब पहला ऑप्शन के हिसाब से 99% इंटरवल बनाओगे ना, तो इंटरवल की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो ये लेस देन इस इंटरवल में नहीं आएगा, फिर तो नहीं आएगा, इसका मतलब फिर वो रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, रिजेक्शन। यस, एक्सेप्टेंस रीजन के एग्जैक्टली। तो जब तुम 99% इंटरवल ले रहे हो ना, तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाएगा। जब 95% ले रहे हो तो अल्फा 0.025 का मतलब है कि तुम 95% इंटरवल ही कंसीडर कर रहे हो एक्सेप्टेंस रीजन को। सो बाहर वाले रिजेक्टेड रीजन होंगे, है ना, आप जानते हो ना, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है। तो आपका जो 2 है वो रिजेक्शन रीजन में है, कब? जब अल्फा की वैल्यू 0.025 है। यस सर जी, अल्फा तो अल्फा में 0.05, तो अभी तो 0.025 आएगा ना। अरे तो आपका 1 माइनस अल्फा कितना है? क्वेश्चन पढ़ो। 95% का मतलब कितना? 0.95. So what is alpha here? 0.05. So what is alpha by 2 here? अल्फा तो 0.05 आएगा ना। Yes. इसमें तो अल्फा 0.025 ऑप्शन में बोल रहा है। अरे अच्छा, यहाँ अल्फा इन्होंने लिया है, तो व्हाट यू आर सेइंग, एक्चुअली उसने पहले डिफाइन नहीं किया ना वो अल्फा क्या है। ऐसा 2 टेस्ट है ना, म्यू नॉट इक्वल टू 2 लिखा है, जो भी है नॉट इक्वल टू, इसलिए 2 टेस्ट है, इसीलिए वो एक्चुअली मतलब अलग तो मतलब क्रिटिकल रीजन मतलब उसका मीनिंग वही है जो मैं कह रहा हूँ, आप भी जो कह रहे हो सही बात है, लेकिन अब मैं इसको वैसे ही लूंगा, फिर आप जो लॉजिक कह रहे हो तो उसके हिसाब से फिर मैं इसको 1 माइनस 2 अल्फा लूंगा, फिर जो आप लॉजिक कह रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने ऐसा फिगर बनाए हैं कि दिस इज अल्फा, अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा, एंड व्हाट दे मीन इज उनके हिसाब से इधर अल्फा है, इधर अल्फा है, इधर 1 माइनस 2 अल्फा है। सो व्हाट दे मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि डिफाइन तो किया नहीं अल्फा क्वेश्चन में इसने कहीं भी, अरे बेटी, तो उसके हिसाब से ये है। तब तो साइज 2 अल्फा हुआ ना, साइज 2 अल्फा हुआ। यस, मैं बोल रहा हूँ हमारे रीजन में क्या है, यहाँ क्या मतलब है, अल्फा भूल जाओ, व्हाट इज अल्फा, यू जस्ट लीव। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि व्हेन विल यू रिजेक्ट h नॉट, व्हेन x बार इज लेस मोर देन दिस और लेस देन दिस, इस तरह से ना कुछ, या वो करेक्ट हो कुछ आएगा, मतलब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ
ये लिख दिया, हाँ ठीक है, एक्स बार इज मोर देन इज लेस देन समथिंग दिस, इस तरीके से। सो यहाँ पे ये है कि अब तुम्हारा पॉइंट ये है कि वो अल्फा से कंफ्यूजन है ना, सो उसको एक्चुअली ऐसे तुम स्ट्रिक्टली जो मैं नोटेशन फॉलो कर रहा हूँ उसके हिसाब से उसको अल्फा बाई 2 लिखना चाहिए था। अच्छा तुम्हारा पॉइंट ये है कि यहाँ पे 0.05 होना चाहिए था अल्फा, यही ना? हाँ मैं समझा, पॉइंट तो समझा। सो इसने अल्फा डिफाइन नहीं किया ना क्वेश्चन में, अल्फा क्या है लिखा है कहीं पे, अल्फा क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज अल्फा? और अगर अल्फा डिफाइन करता साइज ऑफ द टेस्ट, ऐसे कहीं लिखा है ना अल्फा साइज है? Sometimes people also take 2 alpha is size, देखो यहाँ जिसमें लिखा है। So वो नोटेशन इसने क्लियर नहीं किया, वो दिक्कत नोटेशन की वजह से हो रहा है। So मैं जो समझा रहा हूँ अपने नोटेशन हिसाब से, so you consider this alpha minus 2 alpha। So वैसे तुम बोलोगे तो यहाँ पे लेवल minus 2 alpha का हो गया, लेकिन उनका पॉइंट मुझे लगता है यही कहना का मतलब, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही है कि दिस। अदरवाइज अगर उस तरह से है तो फिर वैसे डी हो जाएगा फिर तो, कि कुछ कंक्लूजन नहीं आ सकता, लेकिन वैसा नहीं। इसका पॉइंट कहने का मुझे लगता है यही क्लियर है, कहना चाह रहा है कि जस्ट क्योंकि तुम्हें उसने फिक्स कर दिया ना कि म्यू तुम्हारा लेस देन म्यू नॉट है, ये बोल दिया ना उसने, फिक्स कर दिया, सॉरी म्यू नॉट इज लेस देन 2.5 इसने फिक्स कर रखा है। सो ये एनीवे वो अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 लिख देगा तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको अल्फा एक्सप्लेन करना चाहिए था, सो हमने अपने हिसाब से समझा फिर उसको एक्सप्लेन किया, जो पेपर में है तो एक्सप्लेन करना चाहिए कि व्हाट इज अल्फा। चलिए नेक्स्ट जो है क्या भेजा है इसने कि x1 x2 जो है आपका रिप्रेजेंट नंबर ऑफ occurrence of event A and B follow Poisson distribution with mean lambda 1 lambda 2 and y1 y2 inter occurrence times of event A and B है। सो मिनिमम क्या फॉलो करेगा? सो ये तो रिजल्ट होता है, क्या होगा एक्चुअली ये ना इंटरराइवल प्रोसेस, ये पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन है, ऐसे तुम एक्चुअल में देखोगे तो होता क्या है कि जो तुम्हारा अकरेंस इवेंट का है वो पॉइजन फॉलो करता है, लेकिन इंटरराइवल टाइम, जिन लोगों ने पॉइजन प्रोसेस पढ़ा है किसी ने, स्टोकेस्टिक प्रोसेस पढ़ा है किसी ने, क्या लग रहा है? क्वीनिंग थ्योरी, हाँ यस क्वीनिंग थ्योरी का, यस वो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में आता है। तो क्वीनिंग थ्योरी का क्वेश्चन ऐसे रिलेट कर दिया उसने, हालांकि कि जैसे उसमें क्या होता है कि जो अराइवल टाइम है वो पॉइजन है, और इंटर अराइवल टाइम जो है उसके बीच का जो वेटिंग टाइम समझ लो, या एक कस्टमर आया उसके अगले कस्टमर जो आने का टाइम है वो एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है। तो आपको सिर्फ इसका कंक्लूजन समझना है, बस ये है कि y1 तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है विथ मीन लैम्डा 1 विथ मीन 1 बाई लैम्डा 1 एक्चुअली रेट है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चन तो ऐसे क्वीनिंग थ्योरी मतलब पॉइजन प्रोसेस एक टॉपिक आता है उसका है, जो गेट के सिलेबस में है हालांकि। तो इसमें बस ये कहने का इसका ये मतलब है कि y1 जो है एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1 बाई लैम्डा 1 है, और y2 जो है एक्सपोनेंशियल है विथ मीन 1 बाई लैम्डा 2 है, ठीक है। सो अब मुझे खुद ही बताओ आप लोग कि जो मिनिमम होता है, कल ही तो बताया था तुमने थ्योरम किसी ने, इसका रिजल्ट भेजा था ना अनिकेत, तुमने जो सॉल्व किया था वो x1 वाला फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन, उसी पे तो है ये। बताओ इसका आंसर। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ तुम अगर इसका प्रोबेबिलिटी x मोर देन x लिखो, मतलब प्रोबेबिलिटी y1 मोर देन x लिखो, तो ये होगा e की पावर मीन है ना, सो माइनस लैम्डा 1x, और प्रोबेबिलिटी y2 मोर देन x ई की पावर, मतलब तुम CDF भी लिख सकते हो तुम लोग, तो 1 माइनस हो जाएगा CDF लिखोगे तो, ठीक है ना। मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ। सो जब तुम लोग क्या करते हो, मिनिमम है ना, मिनिमम मोर देन समथिंग, तो मिनिमम ज्यादा है तो दोनों ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, मैं बोलना चाह रहा हूँ तुमसे, प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ y1 y2 मोर देन x। सो व्हाट डज इट मीन? कंक्लूजन क्या है इसका? दो नंबर का मिनिमम किसी तीसरा नंबर से ज्यादा है तो इंडिविजुअली व्हाट कैन यू से? यस,
सो y1 भी मोर देन x होगा, y2 भी मोर देन x होगा। भाई ये मैंने यहाँ लिखा है, तुम सब कहाँ खो जाते हो भाई, अभी लिखा है मैंने, आज ही लिखा है। कहाँ लिखा है देखो यहाँ पे। सो ये है ना, अच्छा लेस देन के लिखा था मैंने ना। सो यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास, क्या कंक्लूजन है। हाँ देखो इसको ध्यान से देखो। सो मिनिमम ऑफ, इसी को लिख रहा हूं मैं, a कॉमा बी मोर देन इक्वल टू x, इसको रीराइट कर रहा हूं मैं, ये हुआ। सो इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखा हुआ है ये, a इज मोर देन इक्वल टू x एंड b इज मोर देन इक्वल टू x, यस और नो, ये चीज है ना ये। हाँ तो देखो, सो यहाँ पे अब देखो मिनिमम दो नंबर के x से ज्यादा है, तो दोनों का मिनिमम वाला x से ज्यादा है, तो मैक्सिमम में ज्यादा ये होगा ना, लार्जर वाला, दोनों ज्यादा हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंट दे ही रखा होगा। सो अलग अलग कर दो, प्रोबेबिलिटी y1 मोर देन x, प्रोबेबिलिटी y2 मोर देन x। सो फाइनली किसके इक्वल आएगा, बताओ किसके इक्वल आएगा ये। अरे भैया यहाँ लिखा हुआ है लोग है ना। सो e की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2x। अब मुझे बताओ इसका मीन क्या आएगा। सो व्हाट इज द मीन हियर, ठीक है। तो देखो आंसर है, कोई नहीं कैसा, ये क्या मीन आया ना, तो मीन ये, तो रेट क्या होगा, व्हाट इज रेट, अगर मीन ये है तो रेट क्या है। भैया तुम तो क्या समझते हो, देखो उसमें रेट था लैम्डा 1 पहले वाले का, तो मैंने मीन 1 बाई लैम्डा 1 लिखा था। रेट और मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समझ आया कि नहीं। हाँ जी भाई अनिकेत, तुम्हारा डाउट था नहीं, ओके है कि देखो यहाँ जब मुझे बोला था रेट लैम्डा 1 है, तो मीन मैंने 1 बाई लैम्डा 1 लिया है। सिमिलरली यहाँ जब मीन 1 बाई ये आया तो रेट क्या होगा, रेट पूछा तुमसे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, रेट पूछा ना कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन रेट, तो मीन रेट तो रेट पूछा है, ठीक है, रेट और मीन अलग है। सो रेट इज दिस, एक्सपेक्टेशन इज दिस, रेट इज दिस। सो क्या आंसर है, ऐसे तो आंसर है कुछ यही होगा ऑब्वियसली, दूसरा क्या होगा। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पे, ए अभी, हाँ फर्स्ट, ठीक है ना। सो x1 x2 अराइवल टाइम था और y1 y2 इंटर अराइवल टाइम है। अराइवल टाइम मतलब जब आया तब वो टाइम नोट हुआ, जब आया वो टाइम नोट हुआ। सो आने वाला टाइम डिस्क्रीट है, इंटर अराइवल टाइम कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। एक इंटरवल होगा इंटर अराइवल टाइम कि पहले कस्टमर दूसरे कस्टमर आने के बीच का जो टाइम है वो इंटरवल है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है वो। और कोई पहला कस्टमर आया वो नोट किया तुमने, दूसरा कस्टमर आया वो नोट किया, तीसरा कस्टमर आया वो नोट किया, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो वो पॉइजन है। और जो इंटरवल टाइम है वो एक्सपोनेंशियल है, तो मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है y1 y2। तो सेकंड ऑप्शन ऐसे भी ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो पॉइजन बोल रहा डिस्क्रीट है। सो y1 y2 कॉन्टिन्यूअस है तो मिनिमम कॉन्टिन्यूअस आएगा। एनीवे ये तुम्हारे काम का से था नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो कर लेना, ये पॉइजन प्रोसेस क्यूइंग थ्योरी का है। हाँ नेक्स्ट, द साइज अल्फा, क्या है ये, साइज अल्फा टेस्ट फाई। सो टेस्ट है मतलब टेस्ट फाई है, तो अब टेस्टिंग h0 अगेंस्ट h1 इज सेड टू बी अनबायस्ड। अगेन ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है अनबायस्ड टेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे CUT के लेवल का भी नहीं है, इवन जैम का भी लेवल का नहीं है, ये आगे गेट और उसमें आगे आता है अनबायस्ड टेस्ट। पे बता देता हूँ फिर भी अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन क्या है। सो अनबायस्ड टेस्ट में क्या होता है, ये तुम डेफिनेशन पढ़ सकते हो उसमें। सो टेस्ट इज कॉल्ड अनबायस्ड, ये इसमें तुम्हारे पास डेफिनेशन, ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर है, जैम में भी नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसका जो डेफिनेशन है, क्या विकर वर्ग में था, दिखा रहा था ना वो, हाँ चैप्टर 9। पावर लेस देन अल्फा हो जाएगा ना, इस तरह से ज्यादा हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, पावर अल्फा से ज्यादा हो जाएगा, मतलब थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक बार बस बैच कर लेता हूँ। ये चैप्टर 9 में होगा विकर वैद्य में। सो फाई यहाँ टेस्ट फंक्शन है, ठीक है ना, अनबायस्ड।
अनबायस्ड टेस्ट, ये पेज नंबर 453 पे, जिसके पास वीके रोहतगी की बुक है तो तुम ये देख लेना, पेज नंबर 453 पे। अ टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, साइज टेस्ट इसने यहीं से उठा के रख दिया है, तो मोर देन इक्वल टू अल्फा, सही बोल रहे हो आप। थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, H0 या H1? H1, ठीक है ना। सो ये डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम उसमें नहीं है। सो जस्ट जो पावर है एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई जो होता है, मतलब वो रिजेक्टिंग H0 की प्रोबेबिलिटी जो है, दैट इज मोर देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू जो H1 के अंडर कैटेगरी होगा। ओके, ठीक है। सो ये जस्ट एक डेफिनेशन है, ये जो है ना एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी किया इसने यहाँ से, आप चेक करना 453 पे डेफिनेशन 1 है, एग्जैक्टली कॉपी किया है, जस्ट वर्ड टू वर्ड, एक एक लाइन कॉमन है यहाँ पे, कि साइज टेस्ट डेफिनेशन उठा के दे दिया है। तो इसका आंसर ये हुआ कि मोर देन इक्वल टू अल्फा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू दिस, जस्ट डेफिनेशन है एक्चुअली, ठीक है। बस वेरीफाई कर लिया ना, आंसर तो यहाँ दिया ही था, तो वेरीफाई करना था। सो ये अनबायस्ड टेस्ट, ठीक है, ये सीयूटी लेवल का क्वेश्चन नहीं है सर। एक मिनट, सो अभी थोड़ा सा 10 मिनट मैं लेता हूँ, पर थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर आज डाउट में चला गया टाइम, तो मैंने लेट क्लास स्टार्ट किया, तो तुम्हें बताओ, चलो टू वेरिएबल कैलकुलस एक थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं 10 मिनट का, मैं 10 मिनट लेट स्टार्ट करूंगा क्लास, ताकि एक बार रहे तुम लोगों को मैंने डिस्कस कर लिया ना। सो इसको मैं भेज देता हूँ जस्ट। बताओ, तो क्वेश्चन अब आगे करेंगे, डाउट तो सारे कर ही लिए। तुम ये बताओ, जो टू वेरिएबल फंक्शन है, हाँ, सो मैं एक बार बात करता हूं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है ना। सो यूनिट टेस्ट बन गए, मुझे लगता है कम से कम 15 टेस्ट तो यूनिट टेस्ट बन चुका है, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, हर टॉपिक पे एक टेस्ट है, 10-15 तो होगा ही, और फुल लेंथ टेस्ट भी कुछ बन गए, तो अभी बन रहे हैं, प्रोसेस में है। सो टेस्ट हम लोग डेली कंटिन्यू करेंगे, मे भी हो सकता है संडे से, संडे परसों, कल तो एक टेस्ट रखा ना, कल 6 या 7 एक टेस्ट रखेंगे। पुराने वाले टेस्ट बहुत कम लोगों ने, टेस्ट दो, सीखो, ठीक है ना। कोई जरूरी अब तरह टेस्ट वैसे लोग बना रहे हैं, तो मतलब कोई जरूरी नहीं पैटर्न पे होगा, लेकिन कोई दिक्कत है, एटलीस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है ना, वो चीजें हैं। अब वो भी जो पेपर अगर जो प्रोफेसर बना रहा है सीयूटी इस साल का, तो भी जरूरी थोड़ी ये ध्यान रखिएगा पिछला कैसा हो, तो कुछ भी सेट कर सकता है उसके अपने हिसाब से, जो उसको समझ आएगा। कोई टीचर ही हम जैसा ही कोई टीचर है जो बनाता है पेपर, किसी प्रोफेसर है। चलो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बात करते हैं। सो आपके पास कोई फंक्शन है fxy, सब बात क्या क्या करनी है मुझे, देखो यहाँ सिलेबस एक बार। तो मुझे टू वेरिएबल में क्या क्या बात करनी है, मैंने कल लास्ट में थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस डिस्कस किया था क्या होता है, ज्यादा वीडियो नहीं, मैंने कहा क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा ये, फिर भी एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन और टू वेरिएबल, चलो तो लिमिट तो आप सिंपली निकाल लोगे, इसमें कुछ है नहीं खास, है ना। लिमिट का डेफिनेशन वैसे ही है जैसे वन वेरिएबल कैलकुलस में है, कि कोई पॉइंट xy है दैट अप्रोचेस टू पॉइंट, मान लो ab फॉर एग्जांपल, इफ आई से, सो डेफिनेशन वैसे ही होगा, थ्योरेटिकल डेफिनेशन अगर बात करूं कि कोई xy है दैट अप्रोचेस टू पॉइंट ab, सो ये fxy विल बी l। तो आपको पता ही है, मैंने कहा था जैसे ये xy अप्रोचेस टू ab, देन दिस fxy अप्रोचेस टू l, है ना। इसका डेफिनेशन तो आप साइलेंट डेल्टा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये तो लिमिट्स हो गई। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगी ab पे, so when can you say this function is continuous on ab interval on this point ab? हाँ डेफिनेट, वो नॉर्मली बताओ, मतलब ये है, मतलब लिमिट के टर्म में बताओ, ठीक है तुम्हारा सही है, आपको आंसर भी बता रहे हो कि लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। लिमिट के टर्म में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस कब होगा, हाँ बोले यस तो चलेगा, एट ए कॉमा बी, पता सबको है, बताना किसी को नहीं है ना, वो चीजें हैं। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ए बी, जैसे वन वेरिएबल केस में होता है कि जो लिमिट है आपके फंक्शन की, लिमिट ऑफ fxy व्हेन xy टेंड्स टू ab, है ना, दिस इज इक्वल टू f ऑफ ab, मतलब फंक्शन की लिमिट। एक मिनट, ये पता नहीं क्या दिक्कत है। सो क्लियर है ना। अब ये थोड़ा सा पता नहीं क्या है, वो लैपटॉप में ना, वो लैपटॉप में क्या है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, आ जाता है, पता नहीं क्या आ रहा है, वो
योर माइक इज म्यूटेड बाय सिस्टम सेटिंग, कल भी हो गया था, आज भी हो गया, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो अभी फोन से अरे रीसेट किया, वो बहुत चक्कर हो गया था, अभी रीसेट किया रिसेंटली, क्या बताऊं तुम्हें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चले गए, फिर फाइल भी, मुझे डर था उड़ ना जाए, तो ऐसे था। लेकिन चलो देखते हैं, वो मैंने बहुत सारे लेटेक्स के फाइल तो रन ही नहीं कर रहे थे, फिर दोबारा इंस्टॉल करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें, कोई दिक्कत है रीसेट में। सो हो जाएगा, सिस्टम सेटिंग कर लेंगे। देखो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को दिक्कत आती है डिफरेंशिएबिलिटी में। मुझे कोई बताओ, वन वेरिएबल तो आपने पढ़ा था, सिंपल वन वेरिएबल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, या एफ डैश ए की जो डेफिनेशन है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट, मैंने बात बताया था उस दिन। टू वेरिएबल में बताओ मुझे कोई, क्या होता है डेफिनेशन, व्हेन कैन वी से दिस फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, क्या थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ, हाउ विल यू चेक, कोई बताओ। कोई दो वेरिएबल फंक्शन किसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल कब होगा, कोई भी ट्राई करो। किसी को नहीं पता तो सबको होगा, तुम बताना नहीं चाह रहे हो। जब उसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होगा। नहीं वो तो थ्योरम है, वो इफ एंड ओनली इफ नहीं होता। उसमें ये है कि तुम जो बता रहे हो वो ये रिजल्ट है कि थ्योरम है कि एफ एक्स वाई का बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हैव, सो both partial derivative of fxy exist and it is continuous। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता है और दोनों पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी है, एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ए बी, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये वन वे है जस्ट कि ऐसा हो कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव, अब पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों को पता ही होगा कि इसका मीनिंग है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस f ऑफ a b अपॉन h, ये था ना, और fy एट a b, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी आपको पता ही होगा कि लिमिट k टेंड्स टू 0। देखो ये सब कोर्स मैं यहाँ IIT में ही पढ़ाता हूँ, हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, हम टीए हैं, तो जो बीटेक वाले बच्चे हैं ना उनको हम ये सब पढ़ाते हैं, कैलकुलस। यहाँ पे जो तुम लोग पता होगा टीए क्या होता है, टीचिंग असिस्टेंट होता है। तो कहीं भी तुम पीएचडी करोगे तो प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर का हम लोग असिस्टेंट हैं, तो जो प्रोफेसर कोर्स पढ़ाते हैं तो उसी में हम लोग डाउट लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ भी हर सेमेस्टर में पढ़ाता हूँ मैं बीटेक वाले बच्चों को, वो जो जेईई एडवांस क्लियर करके आते हैं उन लोगों को ये सब पढ़ाता हूँ। तो ये सब कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये मुझे ऐसा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता क्योंकि हर साल टीटीए में मुझे करना ही पड़ता है। कैलकुलस, सिंपल कैलकुलस जो कोर्स है बीटेक वाले पढ़ना पड़ता है उनको। सो ये है, सो ठीक है ना, एफ वाई ए बी है, तो इसका डेफिनेशन होगा a कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के, इस तरीके से, ठीक है ना। सो ये तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव है। सो अगर ये दोनों एग्जिस्ट करता है और उस केस में, और अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव, तुम सिंपल बात यही ऐसे भी कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये चेक कर लो क्या आ रहा है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और ये जो भी फंक्शन आया अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पे, उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, वो तो हो गया तुम्हारा एक रिजल्ट। बट इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वो सिर्फ वन वे है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है कि ऐसा होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि तुम देखोगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी होता है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल है पार्शियल डेरिवेटिव नहीं मिलेगा तुम्हें, या कुछ इस तरह डिफरेंट केसेस आते हैं। सो व्हेन कैन यू से, इसका आंसर ये है कि लिमिट, किसी को याद है कि नहीं, कोई बताओ रिजल्ट क्या है। सर f of a plus h comma b plus k, yes, minus f of a comma b, yes yes, minus h टाइम, हाँ minus h फिर पार्शियल x a comma b, हाँ, फिर minus k पार्शियल y a comma b, हाँ, अपॉन में स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, yes, लिमिट h y टेंड्स टू 0 0, h k टेंड्स टू 0 0, ठीक ना। सो a b अरे तो x y a b बात वही है, तुमने जो लिखा है क्या, हाँ सर वही a b को 0 0 कर देंगे। हाँ, सो h और k जो है वो 0 0 पे चला जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी तुम कह रहे हो a पे कन्वर्ट करेगी, ये क्वांटिटी b पे कन्वर्ट करेगी, वो चीज है, सेम बात। अगर x y लिखते ना, तुम यहाँ x y अगर लिखते, मैं बोल रहा हूँ तुम जो कह रहे हो यहाँ x y लिखूंगा तब वो करूंगा जो तुम कह रहे हो, ठीक है ना, बात वही है।
सो ये 0 0 पे जाएगी। सो अगर ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, ये लिमिट, सो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो यू विल सी द मॉड हियर मे बी। सो उस तरीके से ये सिंपली काफी है इतना ही। सो अगर ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करती है वाली, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब आता है सारा सोल्व करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं यही करना पड़ेगा, तो ये करना ही पड़ेगा, मुश्किल नहीं है यार। कि मैं क्वेश्चन जब कैसा कोई आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, अभी थ्योरी बता रहा हूँ, फिर इसको अप्लाई करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तुम कोई क्वेश्चन ट्राई करना जहां तुमसे ये पूछा हो कि चेक करो कौन सा फंक्शन डिफरेंस है। जैम गेट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में भी सीयूटी में पहले आए होंगे, पिछले बार नहीं थे एक भी क्वेश्चन, लेकिन आ सकते हैं। सो ये है। तो मैं क्लास एक्सटेंड कर देता हूँ। आज क्या दिन है? आज तो है फ्राइडे 12th की क्लास, आज 11th की है शायद, 11th। कल क्लास हो गया? हाँ कल क्लास होगी। सर बता रहे थे आपका। हाँ तो 6 से 7 मैंने इसलिए टेस्ट रखा ना मैंने, 6 से 7 वो इंटरव्यू है। दोस्त है मेरा, वो आईएससी बैंगलोर से एमटेक कर रहा है डाटा साइंस में, तो उसका इंटरव्यू लूंगा, तब तुम्हारा टेस्ट चल रहा होगा सीयूटी वालों का। अच्छा तुम लोग कैसे अटेंड करोगे, वीडियो देख लेना। और उस टाइम पे टेस्ट रख दिया मैंने। अच्छा चलो कोई नहीं, परसों टेस्ट रख लेना, तुम लोग भी लाइव अटेंड कर लेना चाहो तो, क्योंकि भविष्य में तुम्हें पता चलेगा एमटेक क्या होता है, एमटेक में कैसे एडमिशन होता है, फिर उसका क्या बेनिफिट है क्या लॉस है। क्योंकि वो जो लड़का जिसका इंटरव्यू कल है वो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहा था, वो पीएचडी छोड़ के एमटेक में एडमिशन लिया है। वो मेरे साथ ही एमएससी किया, मैं आईआईटी दिल्ली में था तो वो समय आईआईटी बॉम्बे में एमएससी कर रहा था उस दौरान। तो उसने पीएचडी करके पीएचडी छोड़ के फिर तो उसने आईआईसी बैंगलोर में एमटेक डेटा साइंस में एडमिशन लिया, उसके गेट में 2nd रैंक थे पिछले बार। सो एक मिनट। सो अभी क्या करते हैं, अभी इसको कंप्लीट कर लेता हूं। मुझे बताओ मैक्सिमम मिनिमा का बताओ। अब मैं चला आता हूं, तो डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। मेरे पास 2 वेरिएबल का एक फंक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास है, और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सो क्या करते हो तुम लोग, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? तो आप चलो पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हो, उसको 0 पुट करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव y के निकालते हो 0 पुट करते हो, तो इससे आपके आ जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यही ना। सो इससे आगे xy की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ओके, उसके बाद अगर क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए फिर तुम यहाँ एक काम करते हो, तो ये तुम्हारा fx को लिखते हो, इसको तुम fy लिखते हो, फिर तुम fxx कैलकुलेट करते हो, fxy कैलकुलेट करते हो और fyy कैलकुलेट करते हो। सो ये है, मान लो इसका नाम क्या देते हो, RST ऐसे रखते हो ना, या ABC कहीं रहता है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। सो RST। अब क्या करते हो, इसके बाद ये क्वांटिटी निकल जाएगी। देन हाउ टू चेक मैक्सिमम और मिनिमा एट अ पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट तुम्हारे पास क्रिटिकल पॉइंट यहाँ, चलो मान लो AB ही आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। देन हाउ, व्हाट टू डू? बोलो क्या होना चाहिए? पहले तुम निकालते हो RT माइनस SS स्क्वायर ना, और इसको क्या होना चाहिए? बोलो भाई। तो किसी ने पता तो होगा भाई तुम लोगों को। हाउ टू डिसाइड मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट, मैक्सिमम है कि मिनिमम है कि कुछ नहीं है, कैसे डिसाइड करते हो तुम लोग? हाउ टू डिसाइड? कोई नहीं बता रहा यार। देखो, सो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? अगर ये क्वांटिटी तुम्हारी पॉजिटिव है एंड R पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? मिनिमा। यस, सो यू हैव मिनिमा। जो भी क्रिटिकल पॉइंट चेक करो, मैं A पे बोल रहा हूं, मान लो एट पॉइंट AB पे बात कर रहा हूं, अगर ऐसा हुआ सो मिनिमा मिलेगा तुम्हें इस पॉइंट पे, करेक्ट। दूसरी कंडीशन है कि RT माइनस SS स्क्वायर मोर देन 0 है और R आपका नेगेटिव है, तो क्या होगा? इस पे क्या मिलेगा आपको?
ये लोकल मिनिमा बोल दो। इस पे क्या मिलेगा? सो लोकल मैक्सिमा, यस, सो लोकल मैक्सिमा। और तीसरी कंडीशन क्या है? RT माइनस एस स्क्वायर मान लो आपका नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? किसी पॉइंट पे मान लो एट पॉइंट ए बी, सो क्या होगा? यस, सो जो पॉइंट है वो सैडल पॉइंट हो जाता है। सो ए बी इज सैडल पॉइंट, एंड सैडल पॉइंट का मतलब है जिसको वन वेरिएबल कैलकुलस में हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोला था, है ना, कि वो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है, तो वन वेरिएबल उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोला था। ये सैडल पॉइंट है, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये श्योर है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और एक केस और है, चौथा, कि जब RT माइनस एस स्क्वायर 0 हो जाए तो क्या होगा? बोलो। सो एक पे मिनिमा, एक पे मैक्सिमा, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, और यहां से क्या होगा? अच्छा छोड़ो, जब वन वेरिएबल का तुम कैलकुलस पढ़ रहे थे तो उस दौरान बताओ मुझे, डबल डेरिवेटिव जब इक्वल टू 0 हो गया था तो क्या रिजल्ट था? सेकेंड डेरिवेटिव इन वन वेरिएबल। इफ डबल डैश 0 आ गया किसी तो क्या बोलते हो? देन व्हाट? वापस, मतलब टेस्ट फेल्स ना। तो सेम यहाँ है, तो ये याद रख सकते हो कि जब इक्वल टू वहां एफ डबल डैश 0 हो जाता है वन वेरिएबल में तो टेस्ट फेल्स, सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। सो दिस टेस्ट फेल्स, नो कंक्लूजन। सो नो कंक्लूजन, तो उस पॉइंट पे तुम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो तुम्हें दूसरे तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा, पॉइंट करने पर देखना पड़ेगा, या जो भी तरीका लगाओ। सो ये टू वेरिएबल में एक तरीका है डिसाइड करने का, किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। ये श्योर है, मतलब यू आर श्योर दैट उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम है। ऐसा आ गया तो इसका मतलब है कोई कंक्लूजन नहीं है आपके पास, मतलब। सो ये थ्योरी हो गई, मतलब बस मैंने डिस्कस कर लिया। अब कल क्लास रख लेते हैं, मैं देखता हूँ उसका सेशन थोड़ा सा आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, तो क्लास रख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, मैं ग्रुप पे एक बार बताता हूँ कैसे प्लान करके, थोड़ा पहले रख लेंगे। अगर तुम लोगों को सेशन अटेंड करना तो टेस्ट थोड़ा पहले रख लेंगे, 5:30 से रख लेंगे, 5 से रख लेंगे, ठीक है ना। हालांकि यार संडे से रख लो, कोई बात नहीं, संडे से डेली टेस्ट हो जाएगा, डेली टेस्ट ही होगा। 5 से 6 टेस्ट रख लेंगे, 6 से 8 डिस्कशन रख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, चलेगा। तो जब तुम लोग कहोगे तो अभी कल का क्या करें? कल का बताओ। चलो 7 से 8 वो कर लेंगे, क्लास हो जाएगी, 6 से 7 में वो सेशन हो जाएगा, तुम भी अटेंड कर लेना, तुम चाहो को सीखने को मिलेगा, और वो लिंक भेज दूंगा मैं। और बाकी फिर संडे से डेली टेस्ट होगी, डेली, है ना। उसके बाद डेली टेस्ट होगा, फिर उसी क्लास में डिस्कशन होगा, डाउट्स, फिर असाइनमेंट PYQ भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूंगा कौन सा PYQ सॉल्व करेंगे। सो ड्राइव में बहुत सारे PYQs हैं, आप देखो, उसको सॉल्व करेंगे हम, तो मैं बता दूंगा, सॉल्व करके आना तुम, ठीक है। चलो ग्रुप में डिस्कस करते हैं। अभी मैं दूसरा क्लास मेरा 8 से 9 है, तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।